ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। तो हमने लास्ट क्लास में जो भी पढ़ा है वो सारे सेलेक्ट स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर्स पढ़ा है। सेलेक्ट स्टेटमेंट का कैसे कॉलम मेंशन करते हैं, कैसे वेयर क्लॉज लिखते हैं, फिल्टर कैसे होता है, ज्वाइन कैसे होता है, ग्रुप बाय, हैविंग, सब सारे पार्ट्स उसके हमने सीख लिए। अब उसके आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं कुछ फंक्शंस जो रेगुलर यूज होते हैं, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड फंक्शंस है। वो थोड़ा सा, ऐसे तो फंक्शंस बहुत हैं इसमें, लेकिन ये सब ज़्यादा ही यूज होते हैं, वो सब फंक्शंस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। और फिर अलग से आपको, और जो मतलब एज ऑन रिक्वायर्ड, मतलब आपको जब कभी ज़रूरत पड़ेगा तो उसके हिसाब से आप अलग से भी स्टडी कर सकते हो, क्योंकि वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें इतने फंक्शंस हैं कि उसको डिस्क्राइब करना मुश्किल है। तो और आप तुरंत सब समझ भी नहीं पाओगे जब तक आपके पास यूज केस नहीं होगा उस फंक्शन का, तब तक आप वो फंक्शन का मतलब नहीं समझोगे। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज फंक्शंस है वो यही सब है। ठीक है। जैसे कि कुछ न्यूमेरिक फंक्शंस, कैरेक्टर फंक्शंस। कैरेक्टर फंक्शन जो रिटर्न करता है नंबर, डेट, टाइम एंड कुछ कन्वर्जन्स एंड एनवीएल्स एंड एग्रीगेट्स। तो ये सब देखते हैं। ठीक है। तो न्यूमेरिक फंक्शंस जैसे कि आपका एब्सोल्यूट, सील वैल्यू, फ्लोर वैल्यू, ये सब हो गया न्यूमेरिक फंक्शंस। ठीक है। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कैसे काम करता है ये। ठीक है। तो सबसे पहले एम्प्लॉयज़ टेबल। अब यहाँ पे हमें यूज करना है ये न्यूमेरिक फंक्शंस को, तो देखते हैं एक एक करके। एप्स, एप्स मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है। ये क्या करता है फंक्शन कि कोई भी जो नंबर है उसका हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स अगर वो निगेटिव में है तो वो पॉजिटिव देगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसमें हमारे पास ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है, क्योंकि मेरे डेटा में सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ ही हैं। अगर आप यहाँ पे ऐसे भी देखो, मान लो कि एम्प्लॉयज़ हटा के फ्रॉम डुअल करते हैं। ठीक है। क्यों- और एप्स में अगर मान लो कि 1000 डालते हैं और चेक करते हैं क्या आउटपुट देता है, तो ये मुझे 1000 ही देगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एब्सोल्यूट है। अगर आप इसके आगे नेगेटिव डाल दो, यानी -1000, तो आपको 1000 देगा। तो ये उसका फ़ायदा है कि आपके पास अगर मल्टीपल डेटा है और सब आखिर अल्टीमेटली आपको सारे पॉजिटिव में ही चाहिए, तो एब्सोल्यूट आप यूज कर सकते हो। ठीक है। लेट्स से कि मैं एक काम करता हूँ, अपडेट एम्प्लॉयज़, सेट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी इनटू -1। मैं कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए डेटा को चेंज कर देता हूँ। ठीक है। फ़िलहाल लेट्स से मैं 90 के लिए करता हूँ, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू 90। ओके। तो मैं 90 के लिए क्या करता हूँ, कुछ इशू है क्या? डिप चेक कंस्ट्रेंट है। ठीक है, एनीवे हटाओ उसको। 9 माइनस अलाउड नहीं है शायद, उसमें कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। तो मैं एक बैकअप टेबल पे ये काम करता हूँ, वहाँ पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। 3 रिकॉर्ड अपडेटेड। तो बैकअप टेबल पे देखता हूँ ये मेरा अपडेट हुआ है कि नहीं। तो 3 रिकॉर्ड मेरे निगेटिव हो गए। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज़ बैकअप टेबल यूज कर सकता हूँ। ठीक है। तो पहले मैं ओरिजिनल वैल्यू देखता हूँ, सैलरी कॉमा, और यहाँ पे हार्ड कोड के जगह पे सैलरी कॉलम डाल देता हूँ। ठीक है। अब देखते हैं कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखो कि ये सैलरी पहले ऐसा दिख रहा था, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू था, और उसको एब्सोल्यूट लगाने के बाद उन सबको भी पॉजिटिव कर दिया, और जो पॉजिटिव था वो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है। तो मतलब अगर आपको रिजल्ट में इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी है, या नेगेटिव पॉजिटिव, आपको सारे के सारे पॉजिटिव चाहिए, तो आप एब्सोल्यूट लगा करके देखो, तो वो आपको माइनस हटा देगा। सिंपल, यही एब्सोल्यूट का मतलब। समझ में आई बात? तो ये एब्सोल्यूट का मतलब है। उसी तरह सील वैल्यू है, फ्लोर वैल्यू है। सील क्या करता है कि वो सीलिंग वैल्यू निकालता है, मतलब कि सील मतलब सीलिंग, जैसे सीलिंग फैन बोलते हैं ना, मतलब हायर वैल्यू। और फ्लोर मतलब लोएस्ट वैल्यू। ओके, ऐसे समझो। तो अगर
यहाँ पर अगर इसको मैं डुअल में चेक करूँ कि सील और ये क्या है, क्योंकि यहाँ पे भी अगेन मेरे पास कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है, तो सील वैल्यू को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, पता नहीं चलेगा, एग्जाम्पल नहीं है वैसा। तो उसके लिए हम लोग अलग से डुअल में चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारे विदाउट डेसिमल वाले हैं। तो यहाँ पर अगर देखें कि सील वैल्यू इसका क्या देता है रिटर्न, अगर नॉर्मल वैल्यू दे विदाउट डेसिमल, वही रेट सेम रिटर्न करेगा 1000 ही। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि सील वैल्यू ऑफ 1000 डॉट अगर 001 भी करेंगे तो ये 1001 रिटर्न करेगा। समझ में आई बात? सील वैल्यू मतलब कि इसका मैक्स, ये इधर आप डेसिमल में कितना भी, कोई भी एक जरा भी कुछ भी आया तो वो उसको सीधा एक कंसिडर कर लेगा और इसको हटा देगा। कि मतलब मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, तो 1 ही तक जा सकता है ना। अगर मैं यहाँ पे 2 3 या कुछ भी लिखूँ डेसिमल के बाद, तो ये अगर इसको अगर डेसिमल से पहले इधर लाना होगा, अगर राउंड में करते थे तब यहाँ पे आपका 1 आता था, करेक्ट। राउंड में अगर इधर मेरा 5 5 होता था, 5.50 ऐसा होता था राउंड में, तब हम लोग ये 1001 कंसिडर करते थे इन केस ऑफ राउंड अप, करेक्ट। लेकिन सील में क्या होता है कि यहाँ जरूरी नहीं है कि 5 हो 4 हो, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो, 0 1 2 ऐसे, ये ऑल टुगेदर उसका एक वैल्यू कंसिडर कर लेगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये सील वैल्यू है। अगर इसी वैल्यू का फ्लोर वैल्यू देखेंगे तो उसका मिनिमम वैल्यू, कि मतलब ये डेसिमल के पार्ट को कम्प्लीटली इग्नोर कर देगा, और उसका मिनिमम वैल्यू क्या है, तो इतना है। यानी डेसिमल के बाद अगर आप यहाँ पे 999 भी दोगे तो भी ये एक 1000 ही देगा, ठीक है। तो ये हो गया फ्लोर वैल्यू। लेट्स चेक इट, ये देखो 1000 हुआ है ना। लेकिन इन केस ऑफ अगर ये, अगर यही चीज़ अगर आप राउंड में लेते, तो राउंड में ऐसा नहीं है। राउंड में क्या है नियम, कि अगर 5 या 5 से ज़्यादा हो डेसिमल के बाद, तो लेफ्ट वाले पोर्शन में वो एक बढ़ा देता है, करेक्ट। देखते हैं, यहाँ नहीं बढ़ाया क्योंकि ये यहाँ अच्छा फ्लोर ही है, सॉरी। इसको राउंड करते हैं, देखो ये 1001 कर दिया। अगर यहाँ मैं 4 कर दूँ तो ये 1000 ही रह जाएगा, करेक्ट। तो ये चेंज होता है डेसिमल के वैल्यू के अनुसार। लेकिन ये दोनों क्या करता है कि डेसिमल का वैल्यू नहीं देखता, यहाँ सिर्फ देखता है कि बस डेसिमल के बाद कोई भी वैल्यू है तो एक बढ़ा दो। और यहाँ पर डेसिमल के बाद कोई भी वैल्यू रखो ना रखो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा लोएस्ट वैल्यू ही देगा, ये वाला। तो ये सील और फ्लोर का है मतलब। और बेसिकली ये आपका डेसिमल पार्ट भी हटा देता है, फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है। तो ये सीलर फ्लोर का मतलब है कि अगर आपको कहीं पे कोई प्रोग्राम लिख रहे हो जहाँ पे आपको कैलकुलेशन ऐसा है बिजनेस लॉजिक कि आपको वो मैक्सिमम नंबर लेना है। जैसे कि यूजुअली अगर आप अभी रिसेंटली मैंने इनकम टैक्स का वेबसाइट में गया, इनकम टैक्स के वेबसाइट में अगर मेरा मान लो कि इनकम टैक्स कितना कटा है इस साल, वहाँ पे अगर मान लो कि मैंने डाल दिया 35,000 पॉइंट इतना 5, तो वो लोग क्या करता है कि ये पॉइंट के बाद का चीज़ को कंसिडर नहीं करते हैं उसके कैलकुलेशन में, वो सिर्फ इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर उसको इसके बाद वाला चीज़ को इग्नोर करना है, यानी इधर वाला पार्ट इग्नोर करना है, तो वो क्या लगाएगा, आगे में फ्लोर लगाएगा। समझ में आई बात? तो वो फ्लोर लगाएगा, उसको सिर्फ ये पार्ट चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशंस होते हैं जहाँ पे वो लोग डेसिमल को कंसिडर नहीं करते हैं, तो उस केस में फ्लोर करते हैं। और अगर डेसिमल के बाद कुछ भी वैल्यू आया कि हाईएस्ट नंबर जो भी है, जैसे जीएसटी काटने के समय में वो लोग ज़्यादातर थोड़ा भी आया तो वो पूरा ले लेते हैं पैसा, तो वैसे में सेल समझ सकते हो। तो मतलब ये डिपेंड करता है, ये ऐसे ही एग्जांपल है और कुछ नहीं। तो आपके कैलकुलेशन में कहीं भी ज़रूरत पड़े, इस तरह का सिनेरियो आएगा तो आप यूज कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। तो राउंड अगर शुरू किया है तो राउंड भी बता देता हूँ पहले। राउंड में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर राउंड में यहाँ पर दो पैरामीटर्स होते हैं, अगर नहीं कुछ डालोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉमा जीरो लेता है। मतलब राउंडिंग आपको करना है तो कितने पे करना है, राउंड ऑफ जीरो, यानी यहाँ पे डेसिमल के बाद कुछ वैल्यू नहीं देगा वो उसके बाद सीधा राउंड कर देगा और बिना डेसिमल का आउटपुट देगा। तो यहाँ पर नहीं दिया मैंने, इसलिए ये डेसिमल नहीं दिया, 1000 दिया।
जबकि यहाँ पे आउट इनपुट में था 1000.4 था। अगर यहाँ पर 0.5 करेंगे तो भी ये नहीं देगा, कि सिर्फ राउंड ऑफ करेगा लेकिन डेसिमल के पार्ट आउटपुट में नहीं देगा। ठीक है, 1001 किया। लेकिन आपको फिर यहाँ पे डेसिमल के बाद आपको अगर 2 डिजिट पे राउंड अप करना है, मतलब कि आपका जो इंटीजर है उसके राइट साइड में डेसिमल के बाद 2 डिजिट भी चाहिए, तो आपको 0.2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसने क्या किया, 1000 और यहाँ पे 0.5 किया, क्योंकि आगे कुछ है नहीं यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे मान लो ऐसा लिखते हो तो 3 डिजिट यहाँ है, लेकिन वो फिर भी यहाँ 2 ही डिजिट दिखाएगा। अभी देखो, क्योंकि चूंकि वो एक था इसलिए मैक्सिमम 2 मेरा अलाउड है, और उसका एक ही था पहले तो एक दिखाया। अगर मैं यहाँ पर 2 इसको फुल दे दूँ तब ये 2 दिखाना शुरू करेगा। ठीक है, अगर 3 दूँ तब भी ये 2 ही दिखाएगा, क्योंकि मैंने राउंड ऑफ 2 बोला है। तो देखो यहाँ पे राउंड भी कर रहा है, 2 डिजिट पे राउंड करना है इसको। ठीक है, 2 पे, तो यानी इन दोनों पे राउंड करना है। तो ये जो ये दोनों पार्ट जो वो हटाने वाला है, हटाने से पहले ये 5 है यहाँ पे ना, तो इसलिए इसको 6 करके गया सेकंड पोजीशन पे। समझ में आया, इसलिए 0.56 है। और अगर मैं यहाँ पे 4 करता तो ये 0.55 ही रिटर्न करेगा आउटपुट में, 0.56 नहीं करेगा। देखो 55 किया। ठीक है, तो ये राउंड का बेसिकली मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राउंड आपका बेसिक मैथमेटिक्स में भी यही नियम है। जो नियम वहाँ पे है सेम नियम यहाँ है, बस उसको यूज कैसे करते हैं वो यहाँ देखना है। आपको कितने डिजिट पे राउंड चाहिए, 0 डिजिट पे चाहिए या 1 डिजिट पे चाहिए या 3 डिजिट पे चाहिए, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर आप लिख लो। देखो 0.56 किया, 0.6 किया क्योंकि इसको राउंड करना है और ये इधर के पार्ट को हटाना है, 5658 को। ठीक है, तो 58 को हटाने से पहले चूंकि ये 5 है तो इसलिए इसको 6 कर दिया। अगर ये 48 होता या 38 होता तो ये 0.5 ही रह जाता, 0.6 नहीं होता, है ना, 0.5 हुआ। तो ये है राउंड का फंडा। राउंड में कुछ डिटेल में ज़्यादा जाने की ज़रूरत है नहीं, इसमें ऐसे है कुछ भी नहीं। ठीक है, उसी तरह है मॉड है, पावर है। तो मॉड और पावर का क्या मतलब है? मॉड अगर जानना चाहेंगे तो कोई भी वैल्यू को, अगर मान लो कि 8 है, 8 डिवाइडेड बाय 2 ऐसा अगर लिखता हूँ, डिवाइडेड बाय सिंबल नहीं होगा, यहाँ 2 पैरामीटर होगा, किसको डिवाइड करना है और किससे डिवाइड करना है, ये दोनों यहाँ पास कर दो। तो मॉड मतलब कि वो जो आपका जो बचा हुआ पार्ट है कि दोनों को डिवाइड करने के बाद क्या रिटर्न करना है, वो ये होता है। ठीक है, ज़ीरो, क्योंकि ये फुल्ली डिवाइड हो गया, 2 डिवाइडेड बाई 8, यानी कुछ बचा नहीं है रिमाइंडर में इसका। तो ये सिंपली ज़ीरो रिटर्न किया क्योंकि कुछ नहीं बचा। अगर इसको 9 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो एक बचेगा करेक्ट रिमाइंडर में, तो ये 1 रिटर्न करेगा। तो अगर आपको ये ऐसा चाहिए, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 9/2, और इसका नाम रख दिए, कॉलम का नाम डिवाइड रिजल्ट, है ना। तो ये हमें 4 देगा, कि मतलब कितना 9 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 4.5 देगा। लेकिन ये रिमाइंडर अगर चाहिए तो ये मॉड आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मॉड का फंडा है। उसी तरह यहाँ पे है पावर। पावर का क्या यूज है? ये सारे मैथ वाले ही है। ठीक है, जैसे 2 टू द पावर 3, तो 2 3 डालो, यानी 2 के ऊपर 3 पावर, तो कितना देगा रिटर्न? 8 रिटर्न देगा, करेक्ट। जो मैथ में होता है 8 आया। अगर यहाँ 2 के जगह पे मान लो 4 टू द पावर 3 करते हैं तो कितना होगा? 64 होगा ना, लेट्स सी, 64। तो ये पावर फंडा है, मतलब अलग से इतना मैथमेटिक्स आपको बार बार प्लस माइनस करो उसके लिए प्रोग्राम लिखो, उसके जगह आप सीधा पावर फंक्शन यूज कर सकते हो अगर पावर निकालना है किसी नंबर का। ठीक है, उसी तरह है, राउंड तो बता ही दिया। साइन है, स्क्वायर रूट है। साइन क्या करता है? साइन बेसिकली आपको रिटर्न करता है कि वो जो नंबर है उसमें कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस साइन लगा हुआ है या प्लस साइन लगा हुआ है। ठीक है,
जैसे कि यहाँ पर अगर मान लो साइन ऑफ 1000 जानना चाहते हैं तो इसका साइन क्या है, तो ये 1 है। 1 मतलब पॉजिटिव रिटर्न, ये नंबर रिटर्न करता है। ठीक है। और अगर आपका यहाँ पे -1000 है तो ये -1 रिटर्न करेगा। तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखना होगा यूजुअली कि ये जो अंदर आपने इनपुट दिया है वो निगेटिव है कि पॉजिटिव, वो टेस्ट करने के लिए ऐसा कुछ भी नंबर यहाँ डालो। अगर यहाँ जो भी अगर निगेटिव में है तो हमेशा ये 1 और -1 ही रिटर्न करेगा, ये साइन फंडा। ओके। अगर वो निगेटिव में है तो -1 फॉर एनी नंबर, एंड अगर वो पॉजिटिव है तो सिर्फ 1 रिटर्न करेगा। तो वैसे आप कंडीशन चेक कर सकते हो कि जैसे मान लो यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, और यहाँ पे सैलरी कॉमा, और यहाँ पे मैं अगर साइन करूँ सैलरी, ठीक है, तो पहले 3 नंबर मेरे निगेटिव थे, करेक्ट, तो 3 बार ये माइनस माइनस आएगा, बाकी टाइम ये प्लस प्लस, सिर्फ 1 1 1 आएगा, है ना यहाँ पे। तो आपको ये पता चल जाएगा कि जहाँ जहाँ -1 आ रहा है इट मीन्स कि वो जो सैलरीज है निगेटिव में है। तो आप इसको यहाँ के जगह पे आप ऐसे वेयर क्लॉज में भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो कि कहाँ कहाँ निगेटिव है। अगर आपको निगेटिव वाले सैलरीज ढूंढने हैं तो क्या कंडीशन लिखते हैं, आपको तो ऐसे आइडिया नहीं है। तो इसके लिए यही फंडा है कि साइन ऑफ सैलरी इक्वल्स टू -1। आप ऐसा करोगे तो सिर्फ जितने -1 वाले हैं वही रिकॉर्ड आएंगे, या फिर सिर्फ 1 वाले के जितने पॉजिटिव हैं वो वाले चाहिए तो सिर्फ वो वाले चाहिए। तो ये फ़ायदा है इस साइन का। ठीक है। तो ऐसे यूज करेंगे साइन को। उसी तरह स्क्वायर रूट है, जैसे मैंने पावर का बताया, तो स्क्वायर रूट को भी SQRT यहाँ लिखो। और स्क्वायर रूट ऑफ किसका चाहिए आपको, मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो 8 का स्क्वायर रूट कितना होगा, पता नहीं मुझे, 2 होगा, 2 पॉइंट समथिंग, है ना। मान लो कि 16 है, इसका स्क्वायर रूट 4। ये सारे मैथ वाले चीज़ है। ठीक है। उसी तरह ट्रंक है, साइन है, कॉस है, टेन है। अभी ट्रंक क्या होता है, ट्रंक बेसिकली आपका कोई नंबर को डेसिमल पार्ट को हटा देगा। ठीक है, जैसे 19.0 है तो 19 सिर्फ बेस नंबर देगा, आगे का नंबर नहीं देगा। ठीक है। ये कुछ भी रखो, ये आगे का पार्ट हटा देगा। मतलब ट्रंक मतलब जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो हटा देगा, सिर्फ आपका जो डेसिमल से पहले वाला पार्ट है वो रिटर्न करेगा ट्रंक, यानी ट्रंकेट कर देगा, हटा देगा जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। अब ये साइन क्या है, साइन कॉस टेन तो आपको मैथ में पढ़े ही होगे कि साइन ऑफ 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। अगर वो सब जानना है तो आप ये सब यूज कर सकते हो। देखो साइन ऑफ 30 का माइनस इस वैल्यू में दिया है। ठीक है। साइन साइन 45 का क्या मतलब आउटपुट है, साइन 90 डिग्री का क्या है, ये सब तो पढ़े होगे ना, तो वही सब है ट्रिग्नोमेट्री का। उसी तरह साइन कॉस टेन किसी का भी चाहिए तो वो सब आप निकाल सकते हो, है ना। तो ये वाला जो सेक्शन है ये कम्प्लीटली मैथमेटिक्स रिलेटेड है। आप इसको ट्राई करो, और आपको कहीं भी आपके प्रोग्राम में अगर कैलकुलेशंस के टाइम में ये सब का ज़रूरत पड़ेगा तो आप यूज कर सकते हो। ऐसे और बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे साइन कॉस टेन है तो साइन एकॉस, और वो उसका जस्ट उल्टा वाला भी होता है ना, 3, वो सब भी है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए 3 ही लिया है, क्योंकि आपको वो यूज करना है तो कुछ उसमें समझने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके जगह वो कीवर्ड लिखो। मुझे याद नहीं क्या है वो, साइन कॉस टेन, साइन एकॉस, ऐसे करके कुछ कीवर्ड है उल्टा उसका, 6 होते हैं ना। इसको मैं नोटपैड में रखता हूँ सो डैट कि मैं इसको बाद में शेयर करूँ। ये भी ठीक है। तो ये सिंगल रो फंक्शंस न्यूमेरिक का है, मतलब एक एक रो बाय रो प्रोसेस करने वाले हैं, और एक एक वैल्यू ही रिटर्न करेगा, एक वैल्यू दोगे एक वैल्यू रिटर्न करेगा उसके बदले में। उसी तरह कुछ कैरेक्टर फंक्शंस हैं। ठीक है। जैसे CHR है, कॉनकैट है, इनिट कैप है। अब ये सबको देखते हैं। ठीक है। तो CHR क्या होता है, CHR होता है ये बदले में आपको वो कैरेक्टर रिटर्न करता है अगर आप इसको कोई नंबर दोगे तो। जैसे कि
65 यहाँ पास करेंगे, मतलब ये मैं आस्की वैल्यू यहाँ पास कर रहा हूँ और ये बदले में मुझे उसके अल्फ़ाबेटिक नंबर देगा ए। अगर 66 दूंगा तो ये देगा रिटर्न बी। अब ये मैं मुझे कैसे पता कि 65 और 66 होता है, क्योंकि वो मुझे पता है। आपको अगर वो जानना है, कीबोर्ड में जितने की मतलब ये कीज हैं, ए बी सी डी हो या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर हो, हर एक को एक नंबर असाइन होता है जिसको बोलते हैं आस्की वैल्यू, ASCII, ये, ठीक है, ये वैल्यू होता है। तो इस आस्की एक इटसेल्फ एक फंक्शन भी है। अगर आप इसके अंदर मान लो ए पास करोगे ना, तो ये बदले में आपको देगा आस्की वैल्यू। ए का आस्की वैल्यू क्या है, तो ये आप अगर देखो यहाँ पे, तो इसका भी आस्की वैल्यू ये जो रिटर्न करेगा 65 रिटर्न करेगा। लेट्स सी, देखो 65। तो ए का मतलब ए का न्यूमेरिक फॉर्म क्या है, 65, जो कीबोर्ड में आप ए बी सी डी या कोई भी इंटर कैरेक्टर टैब हर एक चीज़ का एक आस्की वैल्यू है। तो आपको अगर मतलब प्रोग्राम में डायनेमिकली कोई कीवर्ड मतलब प्रिंट करना है, या कहीं ऐसा ज़रूरत पड़े कि आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, आपको रन टाइम में डिसाइड करना है और तो आस्की वैल्यू के थ्रू वो वैल्यू को रिटर्न करना है, तो आप ऐसे यूज कर सकते हो कि पहले चेक कर लो कि उसका आस्की वैल्यू क्या है, और फिर वो नंबर को आप ऐसे CHR करके प्रिंट कर सकते हो। यानी CHR आप 65 करेंगे तो हमेशा ए ही रिटर्न करेगा। CHR ऑफ लेट से इसको 70 करते हैं, पता नहीं क्या होगा, तो देखते हैं 70 में क्या है, ये EF कुछ होगा। देखो EF है ये, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर आज की वैल्यू ऑफ 13, 13 करोगे, ये आपको रिटर्न करेगा इंटर कैरेक्टर। ये दिखता नहीं है बट वो इंटर कैरेक्टर होता है। मान लो जैसे इसको मैंने ऐसे कॉपी किया, ठीक है, और इसको सिंगल कोट के अंदर पेस्ट करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। देखो नीचे आ गया ना अपने आप कर्सर, वो एक इंटर कैरेक्टर है इसलिए वो नीचे आ गया। अब इसको यूज कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि, चलो एक काम करते हैं, पहले इसको कॉपी करके रख देते हैं, चाहे यही रहने देते हैं, बाद में कॉपी करेंगे, ठीक है। अभी इसको मान लो यूज कैसे करेंगे CHR को, तो लेट्स से कि यहाँ पे मैं एम्प्लॉयज़ बैकअप टेबल यूज करता हूँ, ओके। और एम्प्लॉयज़ बैकअप टेबल को मैं एक बार ज़रा क्वेरी कर लेता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल के लिए। तो मान लो ऐसा मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि माय नेम इज़ फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और फिर अगले लाइन में मैं प्रिंट करूँगा कि माय डिपार्टमेंट इज़ दिस एंड माई सैलरी इज दिस, ऐसे करके अलग लाइन। तो अलग लाइन आप प्रिंट कैसे करोगे, इंटर दबाओगे नहीं। तो यहाँ पर चलो लिखते हैं, ठीक है। तो हार्ड कोड होगा माई नेम इज, ओके, इतना लिख लिए एज ए स्ट्रिंग, ओके। अब आगे का वैल्यू तो हार्ड कोड नहीं होगा ना, ये तो टेबल से आएगा। तो यहाँ पे कॉन्केटेनेट करेंगे, ये कॉन्केटेनेट का ऑपरेटर है दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए। और फिर यहाँ पर फर्स्ट नेम है, करेक्ट, तो यहाँ कॉलम का नाम लिख दो, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ओके। और उसके बाद यहाँ पे फिर से कॉन्केटेनेट करेंगे, मतलब एक और स्ट्रिंग जोड़ रहे हैं और उसके अंदर लिख दे रहे हैं डॉट, मतलब एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, माय नेम इज स्टीवन और डॉट, खत्म, ठीक है। अब फिर से कॉन्केटेनेट करेंगे आगे नया वैल्यू। तो अब आगे नया वैल्यू के लिए अगला लाइन क्या लिखना है मुझे, माय डिपार्टमेंट इज, ये डिपार्टमेंट आईडी, करेक्ट। तो यहाँ फिर से लिखो स्पेस देके, या ऐसे माई डिपार्टमेंट इज, स्पेस दो, और फिर यहाँ पर कॉन्केटेनेट करो और यहाँ पर लिख दो डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, ओके। फिलहाल और यहाँ पर एज, ये कॉलम का नाम हम दे रहे हैं, ठीक है, अलियाज एज, क्योंकि ये बहुत लंबा कॉलम नेम हो जाएगा आउटपुट में। लिख सकते हैं यहाँ पे माई डिटेल्स। फिलहाल मैं इतना ही प्रिंट करता हूँ, अभी इसमें इंटर कैरेक्टर नहीं है, ओके। तो यहाँ पे आस्क की वैल्यू के साथ साथ फर्स्ट नेम और डिपार्टमेंट को भी अलग से प्रिंट करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये फर्स्ट नेम एंड डिपार्टमेंट है, और मेरा आउटपुट कैसा आया, माय नेम इज स्टीवन एंड माय डिपार्टमेंट इज 90। लेकिन ये मुझे अलग अलग लाइन में चाहिए था, करेक्ट, यहाँ पर देखो सब एक ही लाइन में आ गया। तो अलग लाइन में चाहिए जहाँ से माय डिपार्टमेंट से पहले, तो यहाँ पे कॉन्केटेनेट करो और बीच में डाल दो CHR, यहाँ पे 13। ये क्या करेगा कि जब ये प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा, डॉट प्रिंट करेगा, उसके बाद CHR 13 को प्रिंट करेगा। 13 के बदले में वो क्या करेगा, इंटरनली एक इंटर दबाएगा, यानी इंटर कैरेक्टर प्रिंट करेगा, और उसके बाद ये प्रिंट करेगा। तो अब इसको अगर ऐसे रन करें
तो ये यहाँ पर दिख तो रहा है सेम। लेट्स सी, अब इसको यहाँ पे पेस्ट करते बाहर। देखो यहाँ पर तो एक ही लाइन में दिख रहा है, लेकिन बाहर पेस्ट कर रहे हैं तो देखो मुझे अलग अलग लाइन में दिख रहा है ना। तो वो आपका एक्चुअल में यहाँ तो दिख रहा है, लेकिन जब आप एप्लीकेशन में देखोगे या फिर कहीं रिपोर्ट एक जनरेट करके किसी को भेजोगे तो वहाँ ये दोनों अलग अलग लाइन में दिखेगा। ठीक है, वैसे आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी दिखना चाहिए आइडियली। दिख नहीं रहा, हाँ देखो यहाँ पे अलग अलग लाइन में है ना। लेकिन यही अगर CHR13 में यहाँ से हटा दूँ और फिर देखते हैं कि वो दिख रहा है और आउटपुट दोनों सेम है क्या, तो इसको पहले डिलीट करते हैं। इसको कॉपी करते हैं नीचे से डेटा और बाहर पेस्ट करते हैं, नहीं हो रहा, देखो सिंगल ही लाइन में आ रहा। और अगर मैं यहाँ पे एडिट में जाऊँ तो भी मुझे यहाँ सिंगल दिख रहा है, एक ही लाइन में। तो इट मीन्स कि यहाँ पे CHR13 जो है वो मेरे लिए एक एक्स्ट्रा एंटर कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर देखो वो आ गया। यहाँ पर वापस अब जाएंगे तो ये देखो अलग अलग लाइन में है। तो ये इसका फ़ायदा है, क्योंकि आप यहाँ इंटर कैसे दबाओगे, इंटर मैनुअली नहीं दबाएंगे ना, प्रोग्राम शुड ऑटोमेटिकली हिट द इंटर। तो इस ये सब फ़ायदा होता है CHR का। आप CHR से कोई भी वैल्यू प्रिंट कर सकते हो जो भी इसके अंदर आस्की फॉर्म में डालोगे। ठीक है, तो ये CHR और आस्की होता है, ASCII। इसका कुछ फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंटीग्रेशन, कुछ ऐसे याद नहीं है मुझे। अगर इसको देखोगे तो आपको गूगल में भी सब जगह होता है, आस्की ऑल वैल्यूज, आस्की टेबल। लेट्स सी, देखो यहाँ पे उसने दिया है ना 13 इज फॉर कैरेज रिटर्न, मतलब इंटर के लिए है। और यहाँ पर देखो 65 मतलब A, 66 मतलब B। ये सब का अपना अपना डेसिमल वैल्यू है, अगेंस्ट में कैरेक्टर कि अगर आपको स्पेस चाहिए तो 32, अगर आपको एक्सक्लेमेशन साइन प्रिंट करना है तो 33 डालो। नंबर के लिए 0 to 9 के लिए यहाँ पर देखो उसने 48 49 से शुरू किया है। फिर यहाँ ABCD जो है सिर्फ ये नहीं, अगर स्मॉल ABCD है तो उसका अलग से है, देखो 97 से है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिख रहा है ना, जेड तक। तो सबका अलग अलग वैल्यूज़ है। आपको डिलीट बटन है, हर एक कीबोर्ड का जितना बटन्स है सबका अपना अपना एक डेडिकेटेड नंबर है। टैब बटन दबाना है, टैब के लिए क्या है फंडा, यहाँ पर टैब भी होगा, वर्टिकल टैब है ना, VT, VT के लिए 11 करो। तो चलो 11 यहाँ डालते हैं, इंटर के जगह पे मैं एक टैब चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर रन करो इसको और इसको कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो। टैब लिया नहीं है, इसके लिए सपोर्ट नहीं कर रहा, बट टैब काम करता है, प्रोबेबली यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा। टैब के लिए स्पेशल कैरेक्टर कुछ प्रिंट कर रहा है अजीब सा। ठीक है, लेट इट बी। आई होप कि ये समझ में आया ये टेबल क्या, ये स्टैंडर्ड है, सबके लिए है, दिस इज नॉट फॉर ओरेकल ओनली। ठीक है, तो ये CHR एंड ASCII होता है यूज इस कारण से। नेक्स्ट क्या है, कॉनकैट। कॉनकैट इनिट कैप लोअर अपर। कॉनकैट क्या होता है, जो मैंने यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन के लिए कैरेक्टर यूज किया ना, दो पाइप ऑपरेटर, उसके जगह पे आप कॉनकैट यूज कर सकते हो। ठीक है, कॉनकैट फंक्शन लिखो और दो अलग अलग स्ट्रिंग पास करो, जैसे ये और ये पास कर दो यहाँ पे अलग अलग। यहाँ पर ये इसके जगह पे कॉमा हो जाएगा, यानी मुझे मेरे लिए एक स्ट्रिंग ये है और एक स्ट्रिंग ये है। ओके, ये दोनों स्ट्रिंग को जोड़ना है, तो और उसके कॉन्कैट फंक्शन में ये दोनों को पास करो तो ये दोनों को जोड़ करके मतलब एक साथ सटा करके रिटर्न करेगा आउटपुट, बस इतना ही है कॉन्कैट का मतलब। ये देखो इसने एक कर दिया, तो वो हमने ऐसे भी यूज कर लिया है दो पाइप ऑपरेटर से। कॉन्कैट मतलब ये कॉन्कैटिनेशन का फंक्शन स्पेशली, और यहाँ मैंने कॉन्कैटिनेशन का ऑपरेटर लिया है। ठीक है, तो वही है उसका मतलब। कॉन्कैट स्ट्रिंग। ओके,
नेक्स्ट क्या है, लोअर अपर। तो अब मैं इधर से हटा देता हूँ कुछ चीज़ों को, क्योंकि उसका डेफ हो गया है एग्जाम्पल क्लियर। लोअर क्या होता है, वो सिंपली आपका जो भी डेटा है उसका, मतलब जो भी स्ट्रिंग्स हैं वो सारे लोअर मतलब स्मॉल लेटर में सब रिटर्न करेगा, जो भी आउटपुट है। तो जैसे कि फर्स्ट अंडरस्कोर नेम यहाँ पास करेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम में क्या देखो, एस जो है स्टीवन का एस जो है कैपिटल है, नीना का एन कैपिटल है, तो ये सारे को स्मॉल लेटर में कर देगा। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। मतलब आप इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग पास करोगे वो सबको एन करेगा, मतलब स्मॉल करेगा। तो यहाँ देखो सबको स्मॉल लेटर कर दिया उसने, है ना। उसी तरह अपर भी है कि आपका उसमें क्या हुआ यहाँ पे, मिट गया, फर्स्ट नेम और अपर के, यहाँ लोअर के जगह पे अपर लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या करेगा, अगेन सेम थिंग, कि जो भी फर्स्ट नेम के बाद जो कैरेक्टर्स हैं वो इसमें स्मॉल है, करेक्ट। ये क्या करेगा, सबको सबको यानी एवरी कैरेक्टर को ये कैपिटल लेटर में रिटर्न करेगा। तो देखते हैं। अच्छा, यहाँ कॉमा छूट गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लोअर क्या किया, सबको लोअर में किया, अपर क्या किया, सबको अपर में किया, है ना। उसी तरह होता है एक इनिट कैप। इनिट कैप क्या होता है, ये जो आपका फर्स्ट नेम है ना ऑलरेडी, वो इनिट कैप है। इनिट कैप मतलब कि इससे पहला वाला जो कैरेक्टर होगा, सॉरी वर्ड का पहला कैरेक्टर जो है उसको वो कैपिटल में करेगा, दैट इज कॉल्ड इनिट कैप। मतलब सारे के सारे स्मॉल नहीं होंगे, सारे के सारे कैपिटल नहीं होंगे, सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा वो कैपिटल होगा, दैट इज कॉल्ड इनिट कैप। आई एन आई टी, इनिट मतलब इनिशियल और कैप मतलब कैपिटल। तो इनिशियल वाला जो कीवर्ड है सबसे फर्स्ट वाला, उसको सिर्फ वो कैपिटल करेगा। तो यहाँ तो फर्स्ट नेम में मेरा ऑलरेडी कैपिटल है, मुझे पता नहीं चलेगा कि ये पहले से है या आउटपुट दे रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको हार्ड कोड करके दिखाता हूँ, क्योंकि पहले से डेटा वैसा ही है तो आपको समझ में नहीं आएगा। मान लो कि मैंने अपना नाम दिया, सारे के सारे स्मॉल है, तो मेरा डी जो है फर्स्ट लेटर आप इनिट करके आएगा। तो देखते हैं। तो यहाँ देखो डी 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 आगे आ गया, यहाँ कुछ भी लिखो, दिनेश कुमार। तो यह देखो दिनेश के आगे भी डी और कुमार में भी के में आगे उसने इनिट कैप कर दिया। तो हर एक वर्ड के अगेंस्ट में ये इनिट कैप करेगा, चाहे आप इसके अंदर जितने भी वर्ड्स लिखो, सभी वर्ड्स के आगे में वो पहला कैरेक्टर को कैपिटल करेगा। दिस इज द यूज केस ऑफ इनिट कैप। और फर्स्ट नेम लास्ट नेम में इसके अंदर जितने की स्ट्रिंग हो, चाहे एक वर्ड हो या 10 वर्ड हो, सबको अपर ये करेगा, सबको लोअर। तो ये तीन है जो हम लोग अपर लोअर के साथ यूज कर सकते हैं, अपर लोअर इनिट कैप, ये तीनों। तो सी एच आर कॉनकैट इनिट कैप लोअर अपर, क्लियर। यहाँ पे किसी को डाउट है? ओके, नेक्स्ट क्या है, एल पैड है, आर पैड है, एल ट्रिम है, आर ट्रिम है, ट्रिम है। तो पहले एल पैड आर पैड पढ़ते हैं। लेफ्ट पैडिंग आर पैडिंग, यहाँ से यहाँ सब हटा दो, क्लियर करता हूँ। एल पैड क्या करता है कि जो भी कैरेक्टर है, मतलब जो वर्ड आप इसके अंदर पास करोगे स्ट्रिंग, ठीक है, लेट से मैं अपना नाम यहाँ पास कर रहा हूँ, ठीक है, दिनेश। तो इसके अंदर जो स्ट्रिंग पास होगा, उस स्ट्रिंग के साथ आप कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रिंग भी आप ऐड कर सकते हो, अप टू द नंबर आप जितना नंबर इसमें पास करोगे। मान लो क्या है, यहाँ पे मैं 20 पास कर रहा हूँ, यहाँ पे या फिर मैं 10 पास कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे स्टार मान लो रखता हूँ, ठीक है। ये क्या करेगा कि दिनेश कितने कैरेक्टर का है, 6 कैरेक्टर का है। और ये क्या करेगा एलपैड कि ये अगर मैंने यहाँ 10 डाला, तो ये आपने जो इनपुट कैरेक्टर जो दिया है स्ट्रिंग, उसको वो मैक्सिमम तक लेके जाएगा, 10 कैरेक्टर्स तक।
तो हमने तो 6 ही कैरेक्टर दिए हैं, लेकिन वो 10 कैरेक्टर्स को कैसे बनाएगा? तो वो क्या करेगा कि रिमेनिंग कैरेक्टर्स वो यहाँ से लेगा जो मैं इधर से पास करूँगा, जैसे स्टार। यानी 4 कैरेक्टर बचे हुए जो कैरेक्टर है उसको टोटल 10 कैरेक्टर बनाने हैं, तो वो लेफ्ट पैड करेगा। एल पैड मतलब लेफ्ट पैडिंग, यानी लेफ्ट साइड दिनेश से जस्ट पहले वो 4 बार स्टार प्रिंट करेगा। ये देखो, तो ये टोटल ऑल टुगेदर ये 10 कैरेक्टर आपका बन गया ऐसे, 6 और 4 10। सिमिलरली आरपैड भी जस्ट इसका ठीक उल्टा होता है, वो राइट साइड में लगाता है एल के जगह पे, यहाँ पे आर कर दो। ये क्या करेगा कि अब भी 10 कैरेक्टर बनाएगा, और जो बचे हुए जो गैप्स है उसको स्टार से फिल करेगा, लेकिन वो दिनेश के राइट साइड में लगाया क्योंकि इसको मैंने आरपैड लगाया। आरपैड का ये मतलब है। तो ये ठीक उल्टा होगा, देखो ये इसके बाद किया है। अगर मैं यहाँ 10 के जगह पे 20 करूँ तो ये 20 कैरेक्टर तक फिलअप करेगा मैक्सिमम, देखो। ठीक है। अब इसके अंदर मान लो कि मैंने ऐसा लिख दिया दिनेश कुमार ABCD, कितना कैरेक्टर हो गया ऑलरेडी मेरा? 6 और स्पेस इंक्लूडिंग 6 6 12 5 17। तो ये सिर्फ 3 ही कैरेक्टर बचा है इसको फिल करने के लिए इसमें, करेक्ट? तो ये 3 कैरेक्टर स्टार लगाएगा आगे में एलपैड में, और अगर आरपैड है तो 3 कैरेक्टर राइट साइड में लगाएगा। तो चलो देखते हैं हम। देखो इसने 3 ही लगाया, 2 लगाया इसने, शायद मैंने काउंट में मिस्टेक किया होगा। 6, अच्छा इधर बाद में भी स्पेस है ना, टोटल 18 थे तो 2 हुए, मतलब 2 ही बचे थे। ठीक है। अगर ये बाद का स्पेस में हटा दूँ तो ये 3 3 पैडिंग करेगा। ठीक है। तो मतलब ये इसका यही फंडा है कि आप यहाँ पर जो भी इनपुट करोगे वो मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स अगर यहाँ डाले हो तो 20 कैरेक्टर तक वो उसका लेंथ बनाएगा, और अगर वो कम पड़ रहा है तो बचे हुए पार्ट्स को वो यहाँ पर जो भी कैरेक्टर आप पास करोगे उससे वो फिलअप करेगा। जरूरी नहीं कि स्टार ही हो, मैंने स्टार इसलिए दिखाया कि वो स्टार दिखता है, यूजुअली हम लोग उसको स्पेस से करते हैं तो स्पेस दिखता नहीं है, इसलिए आपको आउटपुट समझ में नहीं आएगा। देखो स्पेस से किया समझ में नहीं आ रहा कि किधर स्पेस है, उसको देखने के लिए फिर आपको यहाँ ऐसे सिंगल कोट में पेस्ट करोगे तब पता चलेगा कि अच्छा यहाँ इसने स्पेस लगाया है। फिर यहाँ पर नीचे वाले को देखोगे सिंगल कोट तो इधर उसने यहाँ स्पेस लगाया है ना। तो ये एलपेड आरपेड का फंडा है। अब एलपेड आरपेड यूज क्यों करते हैं? वो अपना अपना रिपोर्ट के टाइम में कई बार होता है कि आपका आउटपुट एक जैसा स्ट्रीमलाइन दिखने के लिए यूजुअली लोग एलपेड आरपेड यूज करते हैं। ये एक जस्ट एक फंडा है, जहाँ पे यूज करना हो कर सकते हैं। कि अगर आउटपुट आपको अच्छा दिखना है, जैसे कि मान लो ये वाला, ठीक है, चलो इसको प्रिंट करते हैं। ये मैं वापस ले आया हूँ, ठीक है, कॉन्केटिनेशन वाला 2 लाइन वाला। तो और ये 2 लाइन वाला में से मैं इसको CHR वाला हटा देता हूँ, और इसमें L1 इसका नाम रखता हूँ, इसका नाम R1, ताकि कॉलम नेम यहाँ छोटा हो जाए। अभी देखो यहाँ पे अगर ये सारे आउटपुट को अगर मैं कहीं नोटपैड में डालूँ, ठीक है, तो यहाँ पे नोटपैड में देखोगे कि ये वाला जो है एक जैसा नहीं दिख रहा। माय नेम इज यहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो कि ये वर्ड छोटा है तो ये एम जो है इधर खिसक गया है, ये और छोटा है तो एम इधर खिसक गया, मतलब आउटपुट आपका एक जैसा अच्छा नहीं दिख रहा है। अगर आपको ऐसा अच्छा दिखाना है तो आप क्या करोगे कि एलेक्जेंडर इज द मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम कैरेक्टर, करेक्ट, इन सब में से एलेक्जेंडर सबसे बड़ा कैरेक्टर है ना। तो आप यहाँ से ऐसे स्पेस करो, यहाँ से ऐसे स्पेस करो। अगर ऐसे आउटपुट अगर आपको दिखाएं तो थोड़ा सा रीडेबिलिटी बढ़ता है और थोड़ा सा अच्छा भी दिखता है, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट अच्छा भी दिखना चाहिए। तो देखो ये कैसा लग रहा है कि यहाँ से यहाँ पे एक है मीनिंगफुल स्टेटमेंट है, उसके बाद दूसरा मीनिंगफुल स्टेटमेंट है। तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ, मुझे इतना पार्ट आरपेड यानी ये जो स्ट्रिंग है पूरा, इसके बाद मुझे आरपेड लगाना पड़ेगा इतना दूर, करेक्ट। यहाँ पर इतना गैप फिल करना हो तो यहाँ पर देखो गैप मेरा डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे मान लो कितना है, 4 है, यहाँ से यहाँ पर 5 कैरेक्टर है, यहाँ से यहाँ कितना है तो 7 कैरेक्टर है। समझ में आ रही है? तो ये मेरा जो फिलिंग है जिसको हमको एक्स्ट्रा स्पेस फिल करना है वो डायनेमिक है, मुझे पता नहीं है। तो यहाँ से यहाँ मैक्सिमम कैरेक्टर
अगर देखा जाए तो कितना है, 22 है। तो मैं जो आर पैडिंग करूँगा वो 22 पे करूँगा। ठीक है, तो ये कितना है टोटल, ये देखो 15 कैरेक्टर। अगर 15 कैरेक्टर ये जो आउटपुट है, यानी ये मेरा इनपुट में जाएगा, और आरपैड में मैं करूँगा 22 और स्पेस डालूंगा, तो बचा हुआ कैरेक्टर को वो स्पेस इतना दूर आगे खिसका देगा। समझ में आ रही है बात? तो ये सब फायदा है एलपैड आरपैड का। अब इसको करके देखते हैं, तो चलो। तो यहाँ पे मैं करता हूँ आरपैड और ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से डॉट तक ना, डॉट तक ये ब्रैकेट कर दिया, यानी यहाँ से आरपैड सिर्फ में इतना पे अप्लाई करना है ना हमें। उसके बाद माय डिपार्टमेंट से तो दूसरा स्टेटमेंट है, हमको यहाँ तक ही अप्लाई करना है। ठीक है, तो आरपैड यहाँ से यहाँ तक आरपैड किया, ये मेरे लिए स्ट्रिंग हो गया एज ए सिंगल सोर्स। उसके बाद मैंने कॉमा दिया। अब मुझे आरपैड कितना नंबर तक करना है, तो 22 डाल दिया। और उसके बाद आरपैड जो बचा हुआ किससे फिलअप करना है, तो एक स्पेस से फिलअप करना है। ठीक है, अब इसको रन करो, ये देखो बहुत अच्छा हो गया। अब इसको कॉपी करके नोटपैड में आप नीचे पेस्ट करते हैं, ये देखो सेम आउटपुट आया। तो आरपैड का मतलब समझे कैसे यूज करेंगे। तो ये ऑटोमेटिक अब जहाँ जितना ज़रूरत होगा उतना स्पेस फिल करेगा, लेकिन सबका लेंथ मैक्सिमम 22 ही होगा, है ना यहाँ पे। तो आपको इसमें मैक्सिमम लेंथ आपको जानना पड़ेगा कि मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 22 या 50। किसी का नाम कल होकर के अलेक्जेंडर से भी बड़ा आ गया तो क्या करोगे, उस समय वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए कई बार लोग इसको थोड़ा सा बड़ा करके लेते हैं। मान लो यहाँ 50 कैरेक्टर ले लिया, थोड़ा दूर हो गया, लेकिन वो कर सकते हैं। या फिर आपको फर्स्ट नेम किसी का देखो कि मैक्सिमम लेंथ, वो आगे बताएंगे वो इसका क्या काम है। यहाँ पर लेंथ फंक्शन है ना आगे, ये इसमें फ़ायदा देगा आपको कि आप ये कैसे फाइंड आउट करोगे कि यहाँ कितना रखना है नंबर। ठीक है, जैसे मान लो लेंथ बता ही देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत है उसका। तो यहाँ पे मान लो कि एम्प्लॉयज़ टेबल में आपको लेंथ देखना है कि कौन से हर एक फर्स्ट नेम का अपना अपना लेंथ क्या है। तो यहाँ पर बस डाल दो फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। तो ये क्या करेगा कि हर एक फर्स्ट नेम का लेंथ बताएगा। यहाँ पे इसको दोनों लेता हूँ। ये इसका स्टीवन का कितना है, देखो 6 है। नीना का कितना है, 5। लेक्स का कितना है, 3। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि मैक्सिमम चाहो तो यहाँ पर इसको ऑर्डर बाय कर दो। ठीक है, ऑर्डर बाय किया मैंने डिसेंडिंग में, तो मैक्सिमम मेरा 11 तक ही जा रहा है किसी का भी फर्स्ट नेम, है ना। तो यानी मेरा 11 हो गया, फर्स्ट नेम जा रहा है। तो मैंने ये 22 कैसे फाइंड आउट किया, और इतना पार्ट तो फिक्स है ना मेरा, ये तो हर बार इतना ही प्रिंट होगा। माई नेम इज, ये तो एकदम फिक्स कैरेक्टर है। तो इतना जो मैंने सेलेक्ट किया इसका कितना लेंथ है, इसका भी 11 लेंथ है। और ये जो स्टीवन नीना, ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, तो 11 तक, 22। ओके, और फिर एक सबके आगे डॉट भी फिक्स है और एक स्पेस भी फिक्स है, तो दो 24। यानी अगर मैं 24 लेता हूँ तो उससे आगे नहीं जाएगा मेरा कभी भी। समझ में आ रही है बात? तो 24 तक लेंगे, इससे ऐसा ही क्योंकि ये कैलकुलेशन है। तो आपने मैक्सिमम देखा कि डेटा जो है मेरा वो 11 तक कैरेक्टर जाता है, और यहाँ से यहाँ मेरा फिक्स वैल्यू है 11, और इधर दो वैल्यू है, डॉट एंड स्पेस। तो सब मिला करके यानी ये 11 है, फिर ये यहाँ कॉलम भी है 11 मैक्सिमम, और ये दो। तो 11 दूनी 22 और दो 24। तो 24 कैरेक्टर अगर आप पैडिंग करोगे एल पैड या आर पैड, तो आपका डेटा गड़बड़ नहीं होगा। तो अननेसेसरी यहाँ 50 दे रहे थे, तो वो भी तो खराब दिख रहा है ना। फिर अच्छा दिखाने के चक्कर में ये उल्टा और ख़राब हो गया, है ना। ऐसे करेंगे तो ये बहुत बेकार दिख रहा है, बहुत डिस्टेंस हो जा रहा है। तो अननेसेसरी रिजर्व में उतना ज़्यादा वैल्यू क्यों करें। तो मेरा मैक्सिमम 24 तक है। जिसमें अधिक से अधिक चाहते हो तो एक दो कैरेक्टर रख सकते हो कि कल हो के कोई नया डेटा चला जाए। हाँ, जरूरी नहीं है कि अभी मेरे पास, मेरे इसमें देखो लेंथ क्या है, मैक्सिमम मेरा 11 है करेक्ट अभी के हिसाब से। कल होकर के किसी ने एम्प्लॉय टेबल में कोई 15 कैरेक्टर का डेटा डाल दिया तो क्या करेंगे फर्स्ट नेम। तो वो भी सही तरीका नहीं है कि मैं यहाँ से अभी अवेलेबल डेटा के हिसाब से देखूँ। आप सिंपली देखो कि फर्स्ट नेम का टोटल लेंथ कितना है। जितना लेंथ है, अगर मान लो इसका लेंथ मैंने 50 डिसाइड किया है, तो वो 50 तक कल होकर यूजर कुछ भी डाल सकता है। तो उस समय फिर आपको प्रोग्राम में आके चेंज नहीं करना पड़ेगा।
तो इससे अच्छा है कि बेटर कि फर्स्ट नेम कॉलम का जो डेटा लेंथ है वो उसको कंसिडर करके आप यहाँ पर पैडिंग करो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इस पर शिफ्ट F4 करते हैं स्टेबल पे, तो फर्स्ट नेम में 20 है, यानी अभी हमने क्या कंसिडर किया था 11, तो उसमें 9 और जोड़ दो, यानी मैंने ये उसके हिसाब से 24 था, तो 24 और 9 कितना हो गया 33। तो अब इससे ज़्यादा कभी बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने एकदम मैक्सिमम लेंथ लिया है। समझ में आई बात? तो हाँ, तो ये लेंथ का मत फ़ायदा है कि ये लेंथ का आउटपुट क्या होता है कि आप जो भी यहाँ पे उसके अंदर स्ट्रिंग पास करोगे वो उसका टोटल लेंथ बताएगा। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे? तो एलपेड आरपेड का यही फंडा है कि पैडिंग करता है। ओके, नेक्स्ट। अभी एल ट्रिम आर ट्रिम, इसमें और भी था ना, एल ट्रिम है, आर ट्रिम है, ट्रिम है। ये भी बेसिकली क्या करता है, एल ट्रिम आर ट्रिम और ट्रिम की स्पेस रिमूव करता है। ठीक है, तो ये सब जगह जैसे एल पैड है, आर पैड है, ये आपने सीखा, उसी तरह एल ट्रिम मतलब लेफ्ट ट्रिम और आर ट्रिम मतलब राइट ट्रिम। ठीक है, और ट्रिम मतलब दोनों साइड ट्रिम। ट्रिम यूजुअली ट्रिम कीवर्ड का मतलब क्या होता है, छटाई, है ना, कोई भी चीज़ का। तो अगर मतलब एल पैड एल ट्रिम के अंदर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डाल दूँ, स्पेस दिनेश स्पेस, ठीक है, कॉमा, ये तीनों वैल्यू मैं इसमें डालता हूँ एक एक करके, सेम वैल्यू डाल रहा हूँ। ठीक है, तो एल ट्रिम क्या करेगा कि लेफ्ट साइड से ट्रिमिंग करेगा जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, तो जैसे कि वो एक्स्ट्रा मतलब स्पेस, वो आपका लेफ्ट साइड से स्पेस रिमूव करेगा, राइट से वो छोड़ देगा, वो कुछ नहीं करेगा। अगर आर ट्रिम करेंगे तो इधर का छोड़ देगा, वो सिर्फ राइट साइड में एक स्पेस हो या दो स्पेस हो वो सारे स्पेस को हटा देगा। और ट्रिम मतलब क्या करेगा कि दोनों साइड में जो जितने भी स्पेस हैं वो हटा देगा। आउटपुट में कई बार होता है ना कि अननेसेसरी स्पेस डाल देता है यूजर गलती से, तो उसको अगर आपको हटाना है तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आउटपुट में देखते हैं, रन किया मैंने, एक एक करके देखते हैं। अब ये पता कैसे चलेगा, स्पेस को देखने का सिंपल वही तरीका है कि ऐसे कॉपी करो और इधर दो सिंगल कोट डालो और उसके अंदर पेस्ट करो तो समझ में आएगा। तो देखो इसने एल ट्रिम में क्या किया कि राइट साइड वाला है लेकिन लेफ्ट साइड से उसने हटा दिया, है ना, जबकि मैंने लेफ्ट साइड में दिया था। अब राइट आर ट्रिम को देखते हैं, कॉपी करते हैं, इसको फिर हटाते हैं, सिंगल कोट के अंदर पेस्ट करते हैं। तो इसने राइट साइड से हटा दिया लेकिन लेफ्ट में रखा है क्योंकि उसको मैंने सिर्फ आर ट्रिम बोला है ना। और ट्रिम में क्या करेगा, ये दोनों साइड से हटा दिया होगा। चलो इसको भी पेस्ट करते हैं यहाँ पे, तो इसने देखो दोनों साइड से हटा दिया स्पेस को। हाँ, लेकिन अगर आप ऐसा डालोगे कि स्पेस डीके, ऐसा करोगे, दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल, ये स्पेस को नहीं हटाएगा। ओके, क्योंकि ये स्पेस के बाद कुछ वर्ड है तो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है, ये इसको नहीं सटाएगा कि दिनेश स्पेस ऐसा डीके नहीं करेगा। वो सिर्फ जस्ट इमीडिएट एकदम लास्ट में स्पेस होगा और उसके बाद कोई कैरेक्टर नहीं होगा तभी उस स्पेस को हटाएगा, अदरवाइज बीच के स्पेसेस को नहीं हटाएगा कभी भी, दो वर्ड्स के बीच के स्पेस को। ठीक है, तो वो ट्रिमिंग करता है, स्पेस को हटाता है। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे फिल्टर में यूज करते हैं ना, जैसे वेयर, या फिर कोई कंडीशन मैच करते हैं कि फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर स्टीवन लिखे, करेक्ट, तो क्या होगा, अब यहाँ पर देखो वो सब का यूज केस क्या है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया यूज केस साइन का, है ना, साइन का यूज केस बताया था कुछ देर पहले, ये वाला, करेक्ट, कि कितने निगेटिव साइड नंबर्स हैं और पॉजिटिव नंबर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसी तरह यहाँ पे भी यूज केस है ये सब का, ये सब बहुत काम आता है कि कभी यूजर ने कोई इनपुट किया स्क्रीन पे और कोई डेटा सर्च कर रहा है कि कोई एम्प्लॉय का नाम डाला और सर्च कर रहा है कि वो एम्प्लॉय का डेटा मुझे दिख जाए स्क्रीन पे। तो वो नाम जो इनपुट करेगा वो जरूरी नहीं है ना, उसको नहीं पता कि डेटाबेस में कैसे डेटा डाला हुआ है, करेक्ट, फर्स्ट नेम कैसे डाला हुआ है, ये जैसे यहाँ पर देखो स्टीवन, तो वो उसको नहीं पता, वो सिंपली ऐसे टाइप करेगा STEVEN, करेक्ट,
उसको क्या पता कि आगे का पहला कैरेक्टर उसका कैपिटल है या सारा कैपिटल है या सारा स्मॉल है, वो तो नहीं जानता है। वो सिंपली जो उसको जैसे समझ में आएगा वैसे लिखेगा। लेकिन फिर भी आपका स्टीवन तो है यहाँ पे, कैरेक्टर कैरेक्टर नहीं मैच करेगा तब तो वो गड़बड़ बात है ना। तो अगर मैं ऐसे सर्च करूँ तो मुझे एक भी रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। लेकिन इस अगर मुझे सर्च करना है तो एस कैपिटल में लिखना पड़ेगा तभी वो मिलेगा। तो विच इज़ नॉट करेक्ट, राइट, क्योंकि वो एम्प्लॉय है। लेकिन सिर्फ ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने कैरेक्टर का इनिट कैप नहीं लिखा, मतलब अपर केस लोअर केस ये सब मैच नहीं किया। करेक्ट। तो इसके वजह से वो प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसलिए हम लोग यूजुअली ऐसा करते हैं, अपर लिख दो इधर इस साइड में, और इस साइड में जो भी यूजर इनपुट कर रहा है वहाँ पे आगे में ऐसे अपर लिख दो, दोनों साइड अपर लिख दो। और ये जैसे इनपुट कर रहा था वैसे ही रहने दो। लेट से कि सबसे छोटा था, सारा से छोटा लिख दिया। अब क्या करेगा कंपैरिजन में, कि ये लेफ्ट साइड के जो पोर्शन है लेच, उसको सारे को वो कैपिटल में करेगा, और राइट साइड का जो यूजर इनपुट है उसको भी अपर करेगा, एंड देन इट विल मैच इट। यानी ये लेफ्ट साइड LHS पार्ट क्या हो जाएगा, STEVEN ऐसा होगा, और इक्वल्स टू फिर राइट साइड में भी उसको चेंज करेगा, वो कन्वर्ट करेगा कैपिटल में। ये दोनों चूंकि अब सेम एक जैसा कैरेक्टर हो गया है, तब वो कम चेक करेगा, कंपेयर करेगा, एंड उसके बाद वो आउटपुट मिल जाएगा उसको। तो ये जो अपर करता है लेफ्ट साइड में, वो एक्चुअली में डेटा में नहीं करता है, रन टाइम में सिर्फ जो भी आउटपुट आ रहा है उसको वो चेक करता है। ओके। ये नहीं कि वो टेबल में जाकर डेटा चेंज कर देता है, ऐसा नहीं है। तो वो जो भी डेटा फेच करके लाता है अपने मेमोरी में, फिर मेमोरी में उसको रन टाइम में अपर करेगा, और फिर यूजर के इनपुट को भी अपर करेगा रन टाइम में। उसके बाद मैच करेगा, क्या वो मैच कर रहा है, मैच कर रहा है तो वो उसको आउटपुट में दे देगा, देखो ले आया इसने। ठीक है। अब यहाँ पर आप किसी भी फॉर्मेट में लिखो कि एस स्मॉल है और टी कैपिटल है, पूरा मिक्स्ड कैरेक्टर, ST, फिर ई स्मॉल है, फिर वी कैपिटल है, कुछ भी जैसे तैसे लिखना है, बट वो वर्ड होना चाहिए, तब भी वो हमेशा आउटपुट देगा। ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा है अपर और लोअर जो हम लोग, जरूरी नहीं कि आप अपर ही यूज करो, आप दोनों को अगर सेम करना है तो फिर दोनों साइड आप या तो अपर लिखो या फिर दोनों साइड लोअर लिख दो, तो भी एक ही बात हुआ, क्योंकि वो मैच कराना है ना हमें। इसको अगर लोअर करेंगे तो ये भी सिंपली ऐसे हो जाएगा STEVEN, और इस साइड भी करेगा STEVEN, दोनों एक साथ हो गया, तब आउटपुट हमें दे देगा वो। तो अपर करो या लोअर करो या फिर दोनों को इनिट कैप कर दो, अल्टीमेटली मतलब फंडा ये है कि आप दोनों को एक फॉर्मेट में ले आओ, उसके बाद कंपेयर करो। ठीक है। अब इसमें सवाल ये है कि जैसे ये एल्ट्रिम आर्ट्रिम हमें किस तरह से फ़ायदा करेगा डेटा सर्च में। डेटा सर्च में जैसे लोअर अपर एंड इनिट कैप का तो मतलब समझ में आया कि अगर वो केस सेंसिटिव का इशू है तो हम लोग उसको एक साथ करके मैच करा के ले आएंगे। उसी तरह अगर केस सेंसिटिव के साथ साथ कहीं जब पहले किसी यूजर ने डेटा डाला था उस समय उसने गलती से आगे में स्पेस या पीछे में स्पेस डाला, तो हमें तो पता नहीं है। जब वो दोबारा वो सर्च कर रहा है तो उसको खुद याद नहीं है कि शुरुआत में उसने गलती से स्पेस कीवर्ड दबा दिया था, तो स्पेस आगे आ गया था, यानी दिनेश के पहले स्पेस था। अब वो दोबारा सर्च कर रहा है तो वो सिर्फ दिनेश से ही सर्च करेगा, करेक्ट। इवन आपने यहाँ लोअर अपर लिखा है, मान लो कि यहाँ पे मैं ऐसा डाल रहा हूँ दिनेश, लेकिन डेटा में कैसा है, मान लो डेटा के साइड में है ऐसा स्पेस दिनेश, और आप इनपुट क्या डाल रहे हो, तो सिंपली दिनेश। समझ में आ रही बात। तो ये अपर लोअर का तो फंडा नहीं है, ये सबको मैच कर देगा। मान लो सारे को मैंने कैपिटल करवा दिया इधर लोअर और अपर फंक्शन करके, लेकिन तब भी ये आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि इस साइड मेरा आगे में एक स्पेस है, और मैं जब सर्च कर रहा हूँ तो स्पेस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि स्पेस है भी कि नहीं, वो उसको याद नहीं है। या कोई और दूसरा यूजर सर्च कर रहा है तो उसको भी तो नहीं पता होगा। तो ये सब चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप यहाँ पे ट्रिम यूज कर सकते हो। तो एल ट्रिम और आर ट्रिम के जगह पे आप सीधा यहाँ पर इसके बाहर जब वो अपर लोअर कर दे तो उसके बाहर एक एक फंक्शन और ऐड कर दो, ट्रिम, और फिर इस साइड भी ट्रिम यूज कर दो, ताकि इधर भी अगर कोई यूजर गलती से कोई स्पेस डाल रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है वाइस वर्सा, कि मेरा डेटा सही है ऐसा लेफ्ट साइड में यानी टेबल में, और जब यूजर इनपुट सर्च कर रहा है तो राइट साइड में वो स्पेस डाल करके सर्च कर रहा है, तो वो भी तो मैच नहीं करेगा।
मेरा डेटा टेबल में सही है लेकिन यूजर इनपुट जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, स्पेस डाल रहा है, तो तब भी मैच नहीं करेगा, करेक्ट। तो मुझे क्या करना है, इसलिए दोनों साइड से मुझे ट्रिम ट्रिम करना होगा कि अगर कहीं भी स्पेस है या इस साइड में टेबल में या इस साइड में यूजर के इनपुट साइड, तो पहले आप स्पेस रिमूव करो उसके बाद मैच करो। तो ये क्या करेगा, ऐसे स्पेस हटा देगा रन टाइम में, एंड देन इट विल सर्च एंड इट विल फाइंड। तो दिनेश तो है नहीं खैर, तो मुझे स्टीवन ही डालना होगा, तो ये मिल जाएगा। ये समझ में आया कि हम लोग एल्ट्रिम आर्ट्रिम ये सब क्यों यूज करते हैं। यस सर। ओके, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है रिप्लेस सब एस टी आर ट्रांसलेट। एक मिनट, होल्ड। ओके, तो अभी नेक्स्ट है रिप्लेस सब एस टी आर एंड ट्रांसलेट। तो ये सब पहले हटाता हूँ, इतना पार्ट, इसको अपडेट रहने देता हूँ। ठीक है, तो रिप्लेस एंड ट्रांसलेट पहले जानो क्या होता है, फिर सब एस टी आर बताते हैं। रिप्लेस क्या करता है कि अगर कोई कीवर्ड है आपको और उसमें से एक वर्ड को ढूंढो और उसके बदले में कोई दूसरा वर्ड को आप वहाँ पर रिप्लेस कर दो। ट्रांसलेट क्या करता है कि एक वर्ड में कोई एक कैरेक्टर को ढूंढो और उसके बदले दूसरा सब्स्टिट्यूशन कैरेक्टर डाल दो। ठीक है, तो ये यूज है रिप्लेस का। कल मान लो कि कोई डेटा है, उस डेटा में आपको चेंज करना है, तो क्या करोगे। ठीक है, तो लेट से रिप्लेस है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे कॉपी करता हूँ। मान लो कि रिप्लेस में मेरा इनपुट कैरेक्टर है ऐसा, माय डिपार्टमेंट इज 90, ये मेरा स्ट्रिंग है, इनपुट स्ट्रिंग। इसमें आपको रिप्लेस कर, क्या करना है, रिप्लेस पहले वो डालो, मतलब, तो यहाँ पर मुझे सर्च करना है इज, यानी क्या इज कीवर्ड इसमें कहीं है, जहाँ जहाँ भी इज कीवर्ड है वहाँ हटा दो। एंड रिप्लेस करो, किस चीज़ के साथ रिप्लेस करना है, अगर इज मिल जाए कहीं पे लिखा हुआ तो इज के जगह पे क्या लिखना है। तो इज के जगह पे मान लो मुझे वॉज लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट एक कॉलम नेम, और देखो यहाँ क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ क्या किया, इसको मैं पहले अलग से प्रिंट करता हूँ सो डैट कि इनपुट क्या है वो भी दिखे हमें। ठीक है, इनपुट, हाँ, तो यहाँ देखो इनपुट ये था, माय डिपार्टमेंट इज़ 90, और जब मैंने रिप्लेस किया कि उसमें क्या करो, ईज को ढूंढो और ईज जहाँ मिल जाए तो उसको वॉच कर दो, तो इसने माय डिपार्टमेंट वाज 90 हो गया आउटपुट में। अगर आपको ऐसा करना है, रिप्लेस करना है कोई कीवर्ड ढूंढ करके, तो कर सकते हो। जो ईच के जगह पे अगर मान लो यहाँ माई करना है, माई के जगह पे लिख दो यहाँ पे आवर, यानी माई डिपार्टमेंट इज़ 90 था, उसके जगह लिखना है आवर डिपार्टमेंट इज़ 90, तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये एक पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढ करके उसके बदले में जरूरी नहीं कि एक ही वर्ड दे, अगर यहाँ पे आवर के जगह पे कुछ और लिखना है कि या माई एंड आवर, ऐसा भी लिखना है आपको, ये जस्ट एग्जांपल है। ठीक है, कि जहाँ माई मिले उसके जगह पे माई एंड आवर ये पूरा वर्ड लिखना है, रिप्लेस करना है, तो वो ऐसा भी कर देगा। तो माई डिपार्टमेंट इज 90 था, अब यहाँ हो गया माई एंड आवर डिपार्टमेंट इज 90, है ना। तो ये रिप्लेस का फायदा है। अभी ट्रांसलेट, ट्रांसलेट क्या करता है, ये वर्ड को स्ट्रिंग में सर्च नहीं करता है, ये उसके अंदर एक कैरेक्टर को सर्च करता है, यानी एक सिंगल वर्ड कैरेक्टर कैरेक्टर। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे मैंने ये इनपुट स्ट्रिंग सेम है और यहाँ पे मैंने डाल दिया जहाँ पे भी मान लो एम है, वहाँ पर मुझे उसके बदले में स्टार प्रिंट करना है। एक एग्जांपल है बस, ऐसे ही।
तो ये क्या करेगा कि m जहाँ जहाँ मिलेगा, सिर्फ एक जगह है, एक यहाँ पे m है, करेक्ट, दो जगह m है, तो वहाँ वहाँ वो रिप्लेस कर देगा स्टार से, यानी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ये काम करता है। तो देखो जहाँ जहाँ, अच्छा यहाँ पे बीच में उसने नहीं किया, बिकॉज बीच में स्मॉल लेटर में है शायद, इसलिए मैच नहीं किया होगा, ये स्मॉल m है, ये कैपिटल M है। तो आप यहाँ पर एक स्मॉल m भी डाल दो, ठीक है। तो वहाँ हटा ही दिया, क्योंकि उसके बदले में मैंने रिप्लेसमेंट वैल्यू नहीं डाला। तो देखो यहाँ हो गया, यानी ये m है, बड़ा कैपिटल M मिलेगा तो आप यहाँ पे एक स्टार ये बदले उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला कैरेक्टर से रिप्लेस करना। अगर ये वाला कैरेक्टर अगर मिला, यानी स्मॉल वाला m मिला, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला कैरेक्टर से रिप्लेस करना। तो आप यहाँ अगर दो कैरेक्टर दे रहे हो तो यहाँ भी दो कैरेक्टर दो, उसके बदले में रिप्लेस क्या करने वाले हो। तो ये वर्ड अगर सर्च करना है अगर तो ये रिप्लेस यूज करोगे। और अगर कोई एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर के ऊपर काम करना है, अगर और छोटे लेवल पे मतलब डीप लेवल पे काम करना है, तो ट्रांसलेट यूज करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे स्टार है, दूसरा वाला स्टार के जगह पे मान लो मुझे हैश प्रिंट करना है, ठीक है। यानी जब कैपिटल जहाँ जहाँ मिलेगा वहाँ मुझे स्टार, और जहाँ जहाँ स्मॉल m मिलेगा वहाँ वहाँ मुझे हैश। तो यहाँ पर दो इधर दिया तो दो इधर भी देना है। और अगर नहीं दोगे दूसरा, तो वो बदले में वो कुछ रिप्लेस नहीं करेगा, सिर्फ उसको हटा देगा। तो पहले ऐसा देखते हैं। तो देखो यहाँ डिपार्टमेंट की जगह आर है, लेकिन मिंट में एम नहीं है यहाँ पे, है ना। टी के बाद एम होना चाहिए, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मैंने दिया ही नहीं, सिर्फ एक ही स्टार है। वो स्टार तो पहले वाले कैरेक्टर के लिए है, सेकंड वाले के लिए दिया ही नहीं है, तो उसने यहाँ हटा दिया। लेकिन रिप्लेसमेंट वैल्यू नहीं मिला तो उसने वैसे ही छोड़ दिया। तो रिप्लेसमेंट वैल्यू अगर डालना है तो मान लो एक और डाल दिया हैश, तभी स्टार। फिर से रन करते हैं, तो देखो आगे में उसने स्टार किया, और बाद वाला जो स्मॉल एम है वहाँ हैश किया। उसी तरह आप एक बार में यहाँ पर मल्टीपल डाल सकते हो कि मतलब एम है या फिर कोई नंबर है या कोई स्पेशल कैरेक्टर आपको हटाना है। अगर कई बार ऐसा केस आता है ना कि हमारे डेटा में बहुत सारा स्पेशल कैरेक्टर्स होता है, उसको हटाने के लिए यूजुअली हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये तो वैलिड सिनेरियो नहीं है नंबर हटा देना। मान लो कि स्पेशल कैरेक्टर कहीं ऐसा है, डॉलर है, फिर यहाँ पे 90 के बीच में ब्रैकेट है, और MY के बीच में हैश है। समझ रहे हो, देखो ये जो है कितना ख़राब दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको बोलेगा कि इस तरह का डेटा है टेबल में, आप उसको अपडेट करके वापस से ठीक कर दो, तो आप क्या इसको ऐसे कर पाओगे मैनुअली? आप मैनुअली एक एक करके अपडेट लिखोगे। अगर 1000 रिकॉर्ड है या 10,000 रिकॉर्ड है, तो आपका हालत ख़राब हो जाएगा कि वन बाय वन आप ऐसे ऐसे करके अपडेट स्टेटमेंट नहीं लिखोगे ना ठीक करने के लिए। तो उसके बदले में आप ऐसा लिख सकते हो। तो उसके बदले में आपको क्या करना है कि इनपुट स्ट्रिंग यानी ये कॉलम नेम, और यहाँ पर आपको क्या क्या रिप्लेस करना है। तो सबसे एक एक करके देखो, यहाँ पहले क्या मुझे मिला, स्पेशल कैरेक्टर हैश है, तो वो लिख दो हैश। और हैश के बदले में यहाँ पर कुछ मत दो, ठीक है। क्योंकि मुझे हैश हटाने के बदले में कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि MY है ना, यहाँ पर हैश हटा करके सिर्फ छोड़ देना है मुझे। तो सिर्फ इधर हैश दो, इसका रिप्लेसमेंट वैल्यू दो ही मत, क्योंकि मुझे उसका रिप्लेस करना नहीं है, वो सिर्फ हटा देना है। तो यहाँ पर बदले में उसका वैल्यू नहीं देंगे। फिर यहाँ पर अगला क्या है, एक्सक्लामेशन है, तो हैश के बाद एक्सक्लामेशन दो। फिर अगला क्या है, डॉलर है, तो यहाँ पे मैं डॉलर दूंगा। फिर यहाँ पर अगला स्पेशल कैरेक्टर क्या है, तो ब्रैकेट है, तो मैं ब्रैकेट दूंगा। और अब इसको रन करेंगे, तो ये पूरा खाली हो गया। स्पेस डाल के देखो क्या कुछ गड़बड़ है। कुछ तो लोचा है। ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया, डमी में एक यहाँ स्पेस दे दिया, और ओके। तो यहाँ पे इसको फिर से देखो, ठीक है। मान लो ये स्पेशल कैरेक्टर वाला मैं फिर से बताता हूँ, ये स्पेशल कैरेक्टर भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे सिंगल कोट, यहाँ बेसिक फंडा समझो इसका, ठीक है। ये मेरा इनपुट स्ट्रिंग है। इनपुट स्ट्रिंग में आपको ढूंढना है कि कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे है क्या, जो कैरेक्टर को भी हटाना हो। यहाँ मान लो M डाला,
और एक छोटा एम डाला, कैपिटल एम एंड बड़ा एम, क्योंकि शुरुआत में एक जगह कैपिटल एम है, बीच में एक जगह स्मॉल एम है। और उस तो कैपिटल एम के अगेंस्ट में आपको क्या डालना है, स्टार। अगर मिल जाए कैपिटल एम तो आप क्या रिप्लेस करोगे, स्टार। और अगर स्मॉल एम मिल जाए कहीं पे भी तो उसके अगेंस्ट में आपको किससे रिप्लेस करना है, तो मान लो हैश। ठीक है, तो लेट्स सी, इसको पहले देख लो फिर से। तो ये वाला, ठीक है, तो जहाँ जहाँ कैपिटल एम मिला उसने स्टार किया, और जहाँ बीच में देखो उसको स्मॉल एम मिला वहाँ उसने हैश किया। अब इसका एक और चीज़ है पहलू, कि अगर आप उसके किसी भी कैरेक्टर का रिप्लेसमेंट वैल्यू नहीं डालोगे तो सिर्फ वो कैरेक्टर वैल्यू हटा तो देगा, लेकिन रिप्लेसमेंट वैल्यू नहीं रहता है, तो उसके बदले में वो कुछ डाल नहीं पाता है, लेकिन वो हटा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कि मैंने एक ही रिप्लेसमेंट वैल्यू डाला स्टार, तो ये स्टार किसके लिए, फर्स्ट कैरेक्टर के लिए। तो फर्स्ट कैरेक्टर मेरा एम है कैपिटल, तो फर्स्ट वाला के लिए रिप्लेस कर देगा, लेकिन बीच में जो हैश था वो अब नहीं प्रिंट होगा। लेकिन वहाँ पर स्मॉल एम भी नहीं रहेगा अब, क्योंकि वो उसको हटा देगा, लेकिन रिप्लेसमेंट वैल्यू मैंने दिया नहीं। तो देखो आगे में उसने पहला में एम हटाया, लेकिन डिपार्टमेंट में एम नहीं दिख रहा है, क्योंकि रिप्लेसमेंट मैंने नहीं दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब जब उसका रिप्लेसमेंट वैल्यू नहीं देंगे तो उस कैरेक्टर को वो गायब कर देगा, वो कैरेक्टर भी नहीं रहेगा जिसको हम ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पे अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर हटाना है, तो हटाना है इसका मतलब क्या, हमें रिप्लेस नहीं करना है, सिर्फ हटाना है। तो हटाना है तो हम यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे रिप्लेसमेंट, हमें सिर्फ उसको ढूंढना है। करेक्ट, यहाँ से ढूंढेंगे कि जहाँ भी हैश मिले तो आप हैश को इससे रिप्लेस करो, लेकिन यहाँ रिप्लेसमेंट वैल्यू कुछ दिया ही नहीं मैंने। तो वो क्या करेगा कि रिप्लेस करने की जगह पे सिर्फ वो हटा के छोड़ देगा। और वही मेरा अल्टीमेट गोल है। करेक्ट, कि हमें जहाँ जहाँ स्पेशल कैरेक्टर दिख रहा है वो मुझे रिमूव कर दे, तो वही करेगा। तो ये पहले काम क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ भी वैल्यू नहीं डाला, एटलीस्ट एक होना चाहिए था। यहाँ स्पेस डाल दो, और आगे में यहाँ पे भी इनपुट में स्पेस डाल दो, कि जहाँ स्पेस मिले वहाँ स्पेस, और रिमेनिंग के लिए मैं कोई वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसने आउटपुट में क्या किया, एकदम क्लीन कर दिया, माई डिपार्टमेंट इज 90, जबकि मैंने इनपुट ऐसा दिया था, अजीब सा, है ना। तो अभी ये ज़रूरी नहीं है, कि हो सकता है कि कुछ रिकॉर्ड में ये सेट ऑफ कैरेक्टर हो, कोई दूसरे रिकॉर्ड में हो सकता है कि एक्सक्लामेशन के जगह पे कोई परसेंटेज साइन हो सकता है ना, क्योंकि अलग अलग में अलग अलग हो सकता है, क्या सबके लिए अलग अलग लॉजिक नहीं लिखेंगे ना। तो बेटर ये होगा कि कहीं भी जब भी स्पेशल कैरेक्टर आपको रिमूव करना है, तो आप यहाँ पे सारे स्पेशल कैरेक्टर यहाँ डाल दो, ऐसे जितने भी कीबोर्ड में नंबर रोज में दिखता है ना, नंबर रोज में कॉलम्स सब कुछ एवरीथिंग यहाँ डाल दो, ऐसे लाइन बाय लाइन, लाइक दिस, जैसे मैं डाल रहा हूँ। ये जितने पॉसिबल सेलेक्ट, ये सब डाल दो यहाँ पे। फिर यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू, ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट, फिर कॉलन, सेमी कॉलन कॉलन वाला, फिर सिंगल कोट, डबल कोट, कॉमा, डॉट, एंगल ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क एंड स्लैश, फिर स्लैश, पाइप कैरेक्टर। आपको जितना पॉसिबल लगता है कि अनवांटेड कैरेक्टर्स हैं, वो सारा यहाँ पर कीबोर्ड से टाइप कर दो। ठीक है, और अब तब चलाओ, कि इसमें से कोई भी है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर नहीं हो तो नहीं जरूर है। मान लो कि यहाँ पे मेरा वो कैपिटल वाला ब्रैकेट नहीं है, तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, जो मिलेगा सिर्फ उसको रिप्लेस करेगा। अगले वाले दूसरे रो में हो सकता है कि ये वाला हो तो उसको रिप्लेसमेंट कर देगा। तो इस तरह से ये काम करता है। तो आप यहाँ पॉसिबल सारे वैल्यूज डाल दो, और जंक डाटा आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि इसको मैं अगर फिर से कॉपी पेस्ट करूँ, नीचे लिखूँ, और अगले में मैंने यहाँ पर परसेंटेज के जगह पे ब्रैकेट डालूँ ऐसा, फिर कैपिटल बिग ब्रैकेट डालूँ, और यहाँ करली ब्रैकेट डाला, तब भी मेरे लिए कोड सेम ही रहेगा, क्योंकि मैं अब देखो कोड में चेंज नहीं करने जा रहा हूँ। तब भी मेरा ये आउटपुट हमेशा अच्छा ही देना चाहिए। देखो ये अच्छा दे रहा आउटपुट, कि क्योंकि इसमें भी मेरा सेम इनपुट है, नहीं सॉरी, इनपुट मेरा हर बार चेंज हो रहा है इस वाले में, और इसमें भी इनपुट चेंज हो रहा है, लेकिन मेरा ये वाला लॉजिक दोनों में सेम है, तो आउटपुट फिर भी देखो सही आ रहा है। तो यहाँ पे आपको सारे स्पेशल कैरेक्टर लेने हैं, और यहाँ एक स्पेस डाल दो, तो आपका काम हो गया। तो दिस इज द यूज केस ऑफ ट्रांसलेट।
ठीक है, तो रिप्लेस एंड ट्रांसलेट समझ में आया। अब आते हैं सब एसटीआर पे। सब एसटीआर क्या करता है? सब मतलब, एसटीआर मतलब होता है स्ट्रिंग, करेक्ट, और सब मतलब स्ट्रिंग का भी छोटा पार्ट, सबसेट बोल सकते हो, है ना। तो मान लो कि ये जो स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ पूरा, अब उसका एक सबसेट हमें चाहिए, ठीक है। और या फिर अगर ऐसे एग्जांपल लें कि ये वाला मेरा इनपुट स्ट्रिंग है, ओके, इसको कॉपी किए, ये मेरा इनपुट स्ट्रिंग है और इसका नाम कॉलम नेम जस्ट कॉल वन, ठीक है। और यहाँ पे मैं सब एस टी आर का फंक्शन लिखा हूँ, उसके अंदर मैं ये इनपुट स्ट्रिंग डाल दिया कि सबसे पहले जिसको करना है वो तो लिखना ही पड़ता है। फिर उसके आगे कुछ पैरामीटर्स हैं, 3 पैरामीटर्स हैं टोटल। तो ये इनपुट स्ट्रिंग, फिर ये इस इनपुट स्ट्रिंग से मुझे जो डेटा चाहिए, मतलब इसका कुछ हिस्सा चाहिए, नॉट द ऑल, करेक्ट। तो वो जो हिस्सा चाहिए वो मेरा स्ट्रिंग का कौन से पोजीशन से शुरू होगा, यानी फर्स्ट कैरेक्टर से शुरू करना है क्या, तो चलो लेट्स यहाँ वन डाल दिया, पहला पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर क्या है कि जब ये फर्स्ट से रीड करना शुरू करेगा, जो उसका सबसेट में लेना चाह रहा हूँ, यानी यहाँ से एम से स्टार्ट करेगा फर्स्ट, यानी मैंने वन डाला तो वन से स्टार्ट करेगा, वन पोजीशन से। और अगर मैं बोला यहाँ 10, तो ये क्या करेगा कि वन से स्टार्ट करके 10 तक गिनती करेगा कि 10 कैरेक्टर जहाँ होगा बस वहाँ तक वो डेटा उठा के ले आएगा। समझ में आई बात? तो चलो इसका आउटपुट देखते हैं, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये 10 कैरेक्टर, सिंपली देखा जाए तो 10 कैरेक्टर ये उसमें से उठा के लेके आएगा, वो भी पहले पोजीशन से स्टार्ट करके। तो ये मेरा इनपुट है, और यहाँ देखो माई नेम इज तक लेके आया, क्योंकि यहाँ पर 10 कैरेक्टर खत्म हो गया उसका, यानी एम से शुरू किया, मैंने बोला उसको वन से शुरू करो। अगर मैं यहाँ, ये जो इसमें 3 पैरामीटर होते हैं ना, पहला इनपुट, दूसरा स्टार्टिंग पोजीशन, तीसरा होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये जो इनपुट स्ट्रिंग मतलब स्टार्टिंग पोजीशन है, मान लो उसको मैं अ, अगर मान लो कि इसमें से बोलेगा कि सबका नाम चाहिए, कैसे लाओगे नाम? और मुझे ये जो आगे का अननेसेसरी है, माय नेम इज नहीं चाहिए। तो माय नेम इज तो मुझे पता है कि ये फिक्स कैरेक्टर है, हर बार ये इसका 10 पोजीशन होगा तो 10 ही होगा, ये पोजीशन चेंज हो सकता है, ठीक है। तो माय नेम इज को कैसे निकालेंगे? तो ये टोटल यहाँ से कितना हो गया, 11 कैरेक्टर। तो मैं बोल रहा हूँ कि 11 कैरेक्टर से आप शुरू करो, ठीक है। और ये जो थर्ड वाला जो पैरामीटर होता है वो होता है ऑप्शनल, आप उसको नहीं पास करोगे तो वो एंड तक जाएगा, जहाँ तक आपका स्ट्रिंग है। समझ में आई बात? क्योंकि आई डोंट नो द थर्ड कैरेक्टर आगे ये कितना लंबा लाइन है, तो वो कैसे स्पेसिफाई करेंगे, तो यहाँ पर आप फिलहाल ऐसे रखो, समझाने के लिए, आगे सब बताएंगे। तो ये 11 से पोजीशन से शुरू करेगा, यानी यहाँ से रीड करना शुरू करेगा डेटा, और कहाँ तक जाना है वो मैंने डाला ही नहीं, थर्ड पैरामीटर। तो वो यहाँ से रीड करके एंड तक जाएगा, यानी इतना मुझे आउटपुट देगा इस बार। समझ में आई बात? एक काम करता हूँ, पहले वाला भी आउटपुट डाल देता हूँ, ताकि आपको एग्जाम्पल के लिए पहले मिल जाए, ठीक है। पहला क्या था, मैंने ऐसा डाला था, है ना। और ये, और इसको फिलहाल कमेंट करता हूँ मैं अभी, उसको यहाँ पर लेंथ बढ़ जाएगा आउटपुट में तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो 11 कैरेक्टर से लास्ट तक। तो ये देखो स्टीवन से स्टार्ट किया इसने, कॉपी करता हूँ और यहाँ सिंगल कोट। तो 11 कैरेक्टर ने मुझे 12 से करना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस भी है, तो मुझे 12 यानी स्पेस तक 11 है, करेक्ट। अगर इसको आप ऐसे देखो यहाँ पे नोटपैड में, तो माई नेम इज से यहाँ तक 11 है ना। तो मुझे 12, यानी ये एस जो है वो 12th कैरेक्टर है, तो मुझे 12th कैरेक्टर से स्टार्ट लेना है एक्चुअली, ना कि 11, तो यहाँ 12 कर दो, ठीक है। तो ये देखो अब आगे से स्पेस हट गया, स्टीवन से शुरू किया इसने, एग्जैक्टली exactly, है ना। तो ये 12 कैरेक्टर से लेना शुरू किया, ये है सब एस टी आर का फंडा, कि आप स्ट्रिंग के अंदर का कोई सबसेट लेना चाहते हो, तो आप यहाँ पर उसका पैरामीटर डालो, उसके हिसाब से उस जगह से आप उस डेटा को, उसके अंदर के पार्ट को निकाल करके एज आउटपुट ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें इसको सब एस टी आर को यूज करने के और भी तरीके हैं, ठीक है।
एक तो हो गया ये, आप सिंपल कहाँ से कहाँ तक। दूसरा हो गया कि आप जहाँ से ले रहे हो लेकिन लास्ट का पोजीशन मुझे नहीं पता है कि कितना डिजिट कितना कैरेक्टर तक चाहिए, तो वो एक दूसरा तरीका हो गया। तीसरा है कि आप उसको इवेलुएट कर सकते हो खुद से कि मुझे कहाँ तक जाना है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये सब एस टी आर को और भी यूज करने के तरीके हैं कि सब एस टी आर में ये स्टीवन से शुरू किया, करेक्ट, और मुझे पता है कि ये एक डॉट है ही हर एक नाम के बाद, भले ही वो डॉट का पोजीशन फिक्स नहीं है, कई बार यहाँ पे है कई बार इस पोजीशन पे है, लेकिन डॉट तो है, ये मुझे पता है। तो अगर मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और डॉट से पहले तक जाऊँ, यानी ना कि लास्ट तक जाऊँ, तब तो मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम मिल जाएगा, है ना। तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो देखते हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ सीखना होगा, जो मैं आगे बताने वाला था, आई एन एस टी आर, ये वाला। ठीक है, तो आई एन एस टी आर क्या करता है, वो आपको बताता है कि कोई भी एक स्ट्रिंग जो है जो आप डाल रहे हो उसमें उसका पोजीशन क्या है। मान लो उसमें एक इनपुट डाले ऐसा, ठीक है, और इनपुट स्ट्रिंग में आई एन एस टी आर मतलब यहाँ पर आप ढूंढना है कोई कैरेक्टर को। ठीक है, कि मुझे क्या ढूंढना है, तो यहाँ पर मैं ऐसे डॉट पास कर दिया सिंगल कोट में, डॉट पास करेंगे और वो डॉट को ढूंढना है। कहाँ से ढूंढना शुरू करोगे आप, यहाँ से ढूंढना है या फिर आगे भी तो कई जगह डॉट हो सकते हैं, तो आपको क्या फर्स्ट पोजीशन से ढूंढना है या फिर बीच से या कहाँ से। तो ये मुझे फर्स्ट पोजीशन से डॉट को ढूंढना शुरू करें, यहाँ से देखेगा कि डॉट कहाँ है, नेक्स्ट डॉट कहाँ है, और वो बोल रहा है कि ये उसके बाद इसका फोर्थ पैरामीटर है अगेन कि ऑकरेंस, कि मतलब कौन वाला ऑकरेंस। मान लो कि इसमें दो जगह डॉट है, यहाँ भी है एक यहाँ भी है, तो आपको जो ये पोजीशन में रिटर्न करूँगा वो कौन वाला ऑकरेंस, डॉट मुझे यहाँ भी मिला है आगे भी मिला है, फर्स्ट ऑकरेंस का आउटपुट चाहिए आपको या सेकंड ऑकरेंस का आउटपुट चाहिए, समझ रहे हो, तो वो ये है ये। ठीक है, तो यानी यहाँ से यहाँ इनपुट है, इस इनपुट का डॉट, इस इनपुट में जाके डॉट ढूंढो, और डॉट ढूंढना कहाँ से शुरू करो, तो पोजीशन 1 से शुरू करो यानी एम से, और फिर कौन सा ऑकरेंस, यानी मुझे फर्स्ट ऑकरेंस यानी पहले ही जो डॉट मिल जाए बस मुझे उसका पोजीशन चाहिए, बाद में कहाँ भी डॉट हो अपने को फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ 1 डाल सकते हैं या फिर यहाँ 2 डाल सकते हो, 2 डालोगे तो इसका पोजीशन देगा, 1 डालोगे तो ये वाला का पोजीशन देगा, समझ रहे हो। तो ये इन एस टी आर का मतलब है, ये नंबर देगा आपको उसके बदले में, कि यानी इसका पोजीशन क्या है, 10वां पोजीशन है या 11वां पोजीशन है, वो ये बताएगा। समझ में आई बात। तो ये देखते हैं पहले इसका आउटपुट देखो, उसके बाद उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसने बताया पोजीशन 18, देखो सबके लिए पोजीशन 18 ही दे रहा है, क्योंकि मेरा इनपुट सेम है ना सब में। अगर ये इसको टेबल में लेता तो अलग अलग देता, समझ में आ रही बात, क्योंकि टेबल में मेरा नाम अलग अलग है ना, मेरा यहाँ तो मैंने हार्ड कोड डाल के रखा है। अगर आपको टेबल वाला चाहिए तो मुझे ऐसे ये लेना पड़ेगा, मैं ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, तो टेबल वाला में फंडा क्या है, ऐसा करके डॉट है 33 है यहाँ तक, ये है इनपुट ना। समझ में आ रहा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है बट ठीक है। ये देखो सिंगल कोट के जगह पे ये हटाया, और मैं सीधा कॉलम नेम जैसे पहले प्रिंट कर रहा था वैसे डाल दे रहा हूँ, और यहाँ पे भी मैं ये हार्ड कोड के जगह पे हर जगह मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। तो अभी इसको देखते हैं, देखो ये मेरा इनपुट स्ट्रिंग चेंज हो रहा है बार बार। अब पहले मैंने हार्ड कोड करके टेस्ट कर रहा था, तो इनपुट स्ट्रिंग चेंज हो रहा है। ओके, और ये कॉलम 3 क्या है, ये तो डायरेक्ट मैंने बोला था 12 से लो, तो ये 12 से दिखा रहा है, ये भी 12 से दिखा रहा है। और ये देखो पोजीशन चेंज हो रहा है हर बार, 18 17 15, यानी स्टीवन के केस में 18, नीना के केस में 17, लेक्स के केस में देखो 15। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ से स्टीवन के केस में ये डॉट कहाँ है, देखो यहाँ से 17 कैरेक्टर है, यानी ये 18वां है ये डॉट,
और उसी तरह यहाँ से यहाँ देखो तो ये 16 है यानी 17वां है। करेक्ट। ये 17th पे है, तो ये इसलिए वही दे रहा है ये रिटर्न। तो अब तो मुझे ये इनपुट मिल गया कि ये जो पहला सब स्टार जो मैंने अधूरा छोड़ा था, मैंने बोला कि आप 12th पोजीशन से शुरू करो। 12th मतलब यहाँ से यहाँ छोड़ करके, यानी एन से शुरू करो या एस से शुरू करो, लेकिन ख़त्म कहाँ करो कि जहाँ पे डॉट आए, यानी जो डॉट मिल जाए, और वो डॉट -1 यानी यहाँ तक एन तक, ए तक, एक्स तक, क्योंकि डॉट तक तो भी नहीं जाना है ना, हमें डॉट से एक पहले तक जाना है। यानी अगर ये 18 रिटर्न कर रहा है तो 17 तक जाना है। ओके। तो हालांकि क्या ये भी एनएसटीआर उसके लिए यूज होता है मतलब? हम्म तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आ, अगर मैं एन एस टी आर का पूरा यहाँ से उठा करके यहाँ पे डालना होगा एज ए कॉमा डाल के, समझ रहे हो, इस जगह पे पूरा डालना पड़ेगा ये वाला पार्ट, क्योंकि ये मुझे पोजीशन रिटर्न कर रहा है ना, तो उसको पोजीशन देना होगा। लेकिन अभी भी ये सही नहीं है। वाई? बिकॉज ये क्या करेगा, 18 रिटर्न करेगा। यहाँ पर अगर मैं इसको पेस्ट कर दूँ तो ये मुझे इस जगह पे क्या नंबर देगा, 18 देगा। और लेकिन सब एस टी आर का रूल क्या कहता है कि ये किस जगह से शुरू करना है और कितने कैरेक्टर तक चलना है, ना कि कितना पोजीशन। अगर मैं 18 डाल दूँ तो ये 18 कैरेक्टर तक आगे जाएगा, यानी 12 से शुरू करेगा और 18 तक जाएगा। यानी यहाँ से शुरू करेगा और 18 तक जाएगा, तो ये अभी भी हमारा आउटपुट गड़बड़ देगा। समझ में आ रही बात? हाँ। तो ये करोगे, मान लो, चलो पेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। और ये जो पेस्ट किया मैंने इन एस टी आर को आगे, और यहाँ -1 देते हैं, यानी मुझे 17 चाहिए, तो भी एक कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 17 कैरेक्टर अगर यहाँ से आगे बढ़ा दे, यानी यहाँ से, तो यहाँ से 17 कैरेक्टर तक अगर जाओ, यानी ऐसा, यहाँ इतना डेप्थ तक जाएगा, डेप्थ। ठीक है, ये है ना 17 इतना सेलेक्ट करने पे। तो स्टीवन के केस में डेप्थ तक जाएगा, नीना के केस में DEPA तक जाएगा। लेट्स नहीं, उसका भी वैसे ही जाएगा। तो चलो देखते हैं। देखो, जाए ना ऐसा। तो ये अंडरस्टैंडिंग भी करना है कि ऐसा नहीं कि क्यों नहीं हो रहा है, परेशान होना है। क्योंकि इसका जो थर्ड पैरामीटर का कहना है कि पोजीशन नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए कि आगे कितने स्टेप चलने हैं 12वां पोजीशन के बाद। तो ये अगर 17 दिए तो 17 स्टेप चल रहा है, हमें 17 तो जाना नहीं है। करेक्ट। हमें तो सिर्फ जाना है उस। तो आपको फिर ये इसमें और कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा बढ़ाना होगा कि यहाँ से यहाँ तक का टोटल लेंथ निकालो, उतना में से 17 माइनस कर दो, टोटल कितना है उस हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सब फायदा है सब एस टी आर और इन एस टी आर का। इन एस टी आर किसी भी जगह से ढूंढ सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पर जो 17-18 दे रहा है, अगर यहाँ इन एस टी आर में सेकेंड ऑकरेंस ढूंढे, डॉट का सेकेंड ऑकरेंस क्या है, तो ये देखो सेकेंड ऑकरेंस, इसको क्यों नहीं दिया भाई? अच्छा, क्योंकि इसमें डॉट ही नहीं है। करेक्ट, डिपार्टमेंट तक ही दे रहा था इसमें आउटपुट, इसमें डॉट है ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, ईच के बाद मैं ऐसे ही डाल देता हूँ डॉट, या फिर डिपार्टमेंट के बाद कॉन्केटनेट करके सिंगल कोट डॉट सिंगल कोट, ऐसा रन करते हैं। तो देखो 53 53 54 ऐसे करके दे रहा है। इसको अगर मैं यहाँ डालूँ तो आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे डॉट है, तो डॉट भी वेरी कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है। तो ये इन एस टी आर का पैरामीटर्स है। आ, तो ये बताने के चक्कर में ये तीनों भी कवर हो गए। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इधर डाल देता हूँ।